how do you enter politics? That was my first taste of politics कि क्या हो सकता है पॉलिटिक्स में, और उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है रियलिटी से. If you say you are a politician and you do not intend to fight elections, you're just fooling yourself. The BJP itself is a rich organization. How much money do they have? Crores. We are aligned to this ideology. And what is this ideology? Should I be proud of the Islamic aggressors? Because that's very much part of my history, whether I like it or not. Islamic aggression is something we have been very privy to. That's a very recent past. And the slogan used was "Bhura bol saaf karo." This was the narrative that was chosen by Lalu Prasad Yadav. उनको पता था कि कैसे वो वोट बैंक का इस्तेमाल करके सत्ता में रहना है. उसमें उनको हराना बहुत मुश्किल था. उन्होंने कहा कि अब इन लोगों ने तुम्हारा अत्याचार प्रताड़ना की है तुम्हारी, तो अब हम इनकी प्रताड़ना करेंगे. तो बहुत क्लियरली उन्होंने वो डिवाइड क्रिएट कर दिया कि ये वो दुश्मन है, देख लो, और तुम लोगों को अगर अब सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो मैं तुम्हारा मसीहा हूँ. तो आपका रिजर्वेशन पे क्या ओपिनियन है? इफ यू कम टू पावर एंड इफ यू बिकम द चीफ मिनिस्टर, विल यू सपोर्ट रिजर्वेशन? Welcome Mrityunjay ji to the podcast. Thank you. And thank you for also remembering to come for this. No, I as I do with my other important things, I have the moment you reached out, I had it listed down, so I knew whenever I'm in Delhi and I have even slight amount of time, I would definitely reach out and get it done. तो आपके slight amount of time में मैं आपको बताऊँ, आपको जैसे ही आया confirmation, मेरे पास 34 hours थे. तो सबसे पहले तो आपकी किताब खरीदी. और प्रॉब्लम वाज दैट Amazon was not willing to deliver it the next day. Okay. तो मेरे I got it from a vendor physically. और रातों रात मैंने ये पढ़ी. Broken Promises पढ़ी, और मतलब आखिरी के 50 पेज नहीं पढ़ पाया, बट वो मैं आपसे पूछ ही लूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर राइटिंग दिस. आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर कर दी. आई एडमिट कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कास्ट इतना बड़ा इशू है. मुझे आपकी किताब पढ़ने के बाद समझ में आया भूमियार क्या होता है. आपने बताया यू आर अ भूमियार. But I will come back to the book, I'll come back to Bihar, and I'll come back to the issues which I think are representative of the larger issues of the country. जितने भी issues हैं, vote bank politics है, criminalization of politicians and vice versa, the caste issue, reservation issue, कैसे इन चीज़ों को hijack करके, leverage करके लोग power में आ जाते हैं, और कितनी power accumulate कर लेते हैं, जो आपने बड़े अच्छे से explicitly समझाई भी, दिखाई भी, anecdotes के through, बातों के through. I'll come. But first, let me come to the thing which is even more interesting. You have now entered BJP. Yeah. You are now a bona fide politician. Yes. तो मुझे भी थोड़ा बताओ कि कैसे होता है ये, कोई एंट्रेंस टेस्ट क्यों नहीं होता इसका? वेयर इज़ द फॉर्म दैट आई कैन फिल, भी कैसे करना जाए? तो यूपीएससी क्लियर किया था, तो देयर इज़ अ फॉर्म है ना, देयर इज़ अ सिलेबस. अब पढ़ लो, उसकी किताबें खरीद लो, परफॉर्म कर दो, हो जाएगा. Why does it not happen in politics, and how do you enter politics? So that's an interesting question, but sadly I would say कि पॉलिटिक्स में इस प्रकार का कोई एंट्रेंस टेस्ट या कोई एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म जिससे आप अप्लाई कर सकें, एंटर कर सकें, और इवन बिफोर दैट लेट्स से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ले सकें, इंटर्नशिप कर सकें, वैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, खास करके हमारे इंडियन इकोसिस्टम में. तो पॉलिटिक्स फिर लार्जली जो बन के रह जाता है, वो एक बहुत ज़्यादा चांस और लक और कनेक्शंस और उसका गेम बन के रह जाता है. इसलिए बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग, जो सवाल आपने पूछा, उनको इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में. कई सारे लोग इधर उधर कोशिश भी करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं. लेकिन आप जनरली देखेंगे जो हम जैसे लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था, तब तक मैं किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानता था. लाइक आई वुड नो कि दीज आर पॉलिटिशियंस फर्स्ट हैंड. कोई मेरा रिलेटिव, दोस्त, जान पहचान वाला कोई भी ऐसा नहीं था जो पॉलिटिक्स में था. एंड हेंस यू फील लॉस्ट कि अगर बहुत इच्छा है आपको कंट्रीब्यूट करने की, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो वो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा गैप है अभी भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखेंगे, यूएस में स्पेसिफिकली, कि वैसे मैकेनिज़म्स है जिसमें आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या सिंपल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं. अभी यूएस इलेक्शंस थे, यूएस इलेक्शंस के दौरान कई सारे हमारे आपके जैसे लोग सबैटिकल्स ले लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, 6 महीने कैंपेनिंग करते हैं अपनी चॉइस ऑफ पार्टी के लिए. एक तरह से एक्सपोजर भी मिल जाता है, और उनको एक तरह से ये पता भी चल जाता है दे आर मेड फॉर इट और नॉट. ठीक बात है. तो उसके बाद वो जंप ले सकते हैं. यू कैन गेट अ टेस्ट ऑफ इट.
दे गेट अ टेस्ट ऑफ इट. सो दैट्स वेरी एसेंशियल. अगर हमें लगता है और अगर हम बात करते हैं कि नए लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो आने देने के लिए पहले एक हमें सिस्टम भी खड़ा करना होगा, तभी कोई आ पाएगा. सही बात है. बट ये सिस्टम ना होने की कुछ वजह भी होगी. इज इट दैट आर्टिफिशियल बैरियर्स ऑफ एंट्री हैं कि हर कोई ना आ जाए? क्योंकि ऑब्वियसली इट कोरिलेट्स विद द डायनेस्टीज. हर कोई क्यों चाहेगा, अगर मोनोपोली इतनी बढ़िया चल रही है कि आपकी 7 पुश्तें पॉलिटिक्स में जा जाके राज कर पा रही हैं, कि आप किसी के लिए ओपन कर दोगे? दैट इज़ द लास्ट थिंग यू वुड वांट. इज दैट द रीज़न? मेरे ख्याल से उसका उल्टा रीज़न है. रीज़न ये है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके पास क्या इंसेंटिव है ऐसा कोई मैकेनिज्म खड़ा करने का, राइट? तो उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि इतनी मेहनत करके कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म खड़ा कर पाए. तो वो इंडिविजुअली उस तरह का कोई एफर्ट नहीं लेते हैं, राइट? जो लोग आ रहे हैं, जो हैं, उन्हीं में से काम चल रहा है अपना. मेरे ख्याल से ये चीज़ अगर होगी तो पार्टी के लेवल पे हो सकती है. पार्टी के लेवल पे ही. हाँ. अब नो, पार्टी के लेवल पे भी क्या होता है, पार्टी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट? तो उसमें भी नाउ यू नीड पीपल जो थोड़ा सा इतना आगे बढ़कर सोचें, एंड देन दे थिंक कि यार पार्टी अभी जो भी है, लेकिन आगे 20 साल, 30 साल, 50 साल सर्वाइव करने के लिए वी विल नीड फ्रेश ब्लड, फ्रेश आइडियाज. सो लेट्स हैव दिस मैकेनिज्म्स. तो अभी इनफैक्ट थोड़े थोड़े छोटे छोटे मैंने देखा है न्यूज़ में प्रोग्राम्स आए हैं कि पार्टी हायर कर रही है प्रोफेशनल्स को, इस तरह के लोगों को इनवाइट कर रही है. वो थोड़ा हो रहा है, शायद 1% हो रहा है जितना होना चाहिए, बट अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किला से 15 अगस्त को ही मेड अ रेजोल्यूशन कि 1 लाख ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाएंगे हु डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड. नाउ इफ दैट हैपेंस प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड, दैट आई विल से इज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट. अच्छा. Yeah. Okay, that does sound interesting. But how did you enter BJP? किसी को अगर बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करनी हो, कैसे करते हैं? कोई वेबसाइट है? हाँ, वेबसाइट्स है, बट दे डू नॉट हैव एप्लीकेशन लिंक्स ऑन देयर. एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है. अच्छा. तो किसी से पर्सनली जाके मिलना होगा या कुछ? So, in my case, I think a lot of role was played by destiny, I would say. Oh. And how, so some amount of maybe, एक बोलते हैं ना कि आप जिस फील्ड के लिए भी बने होते हो या जिसमें आपका पैशन होता है, सबकॉन्शियसली यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट साइड. यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आप उधर अट्रैक्ट होते जा रहे हो. धीरे धीरे सिचुएशंस वैसे ही बनती जाएंगी. सो व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट, 5 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया. बाय द एंड ऑफ दोस 5 years आई वाज प्रीटी श्योर कि कॉर्पोरेट नॉट फॉर मी, राइट? तो आई वाज ऑलरेडी लुकिंग फॉर एवेन्यूज जहाँ मैं कुछ बेहतर करूँ, कुछ अलग करूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ. और उसमें छत्तीसगढ़ का एक एक प्रोग्राम निकला और उसमें प्रोफेशनल्स विथ गुड बैकग्राउंड उनको इनवाइट किया जा रहा था फॉर काइंड ऑफ एडवाइजरी रोल, गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का. तो उसमें मैंने अप्लाई किया, हो गया. नाउ अगेन इट वाज अ बिग डिसीजन कि एक बहुत अच्छी स्टेबल हाई पेइंग जॉब छोड़ के एक मच लोअर पेइंग एक ऐसे स्टेट में जो स्टेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नेवर बीन टू दैट स्टेट. बट देन इट फेल्ट लाइक कि कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क नहीं है. अगर even if the worst happens, I can always come back to corporate. तो I took that plunge, right? और वहाँ पे गया, 1 साल मैंने काम किया उसमें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. You worked with the Chief Minister, Raman Singh. Yes. And I worked on governance issues. I worked on on-ground issues. प्रॉब्लम्स की अप्रिसिएशन बहुत समझ में आई, ब्यूरोक्रेसी समझ में आई, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत समझ में आई. इतना बड़े स्टेट को रन होते देखना एक जगह से, एक तो बाहर से बैठ के सिर्फ क्रिटिसाइज करना, बोला कि सब कितने बेवकूफ़, इतना बेसिक नहीं कर पाते, और अंदर से देखना कि कितना मुश्किल है एक सिंपल सी इनिशिएटिव को भी 3 करोड़ लोगों तक पहुंचाना. तो वो अप्रिसिएशन आया उन चीज़ों का, एंड आई वाज रियली इंजॉइंग इट. बट हुआ क्या कि 2018 के एंड पे छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शंस हुए एंड द इनकम्बेंट बीजेपी गवर्नमेंट लॉस्ट पावर, राइट? और एक न्यू चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस केम इनटू पावर, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर बने. एंड एज इट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया कि अब जब पावर में आते हो तो पिछली गवर्नमेंट की सारी चीज़ों को डिस्क्रेडिट कर देते हो, राइट? और उनके सारे अपॉइंटीज़ को यू इधर शिफ्ट, और खासकर हम जैसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम नहीं थे, वी वर एक्सटर्नल हायरीज, तो उनको तो आप निकाल भी सकते हो एट योर डिस्पोजल. So our services were ended, right? We were told you are no longer needed. I see. So that came as a very strong shock to me, because हमें लगा कि हम तो सेवा भाव से आए थे, है ना? हम तो आपके स्टेट को सर्व कर रहे थे एक बहुत ही कम सैलरी पे, बहुत एक लुक्रेटिव लाइफ बॉम्बे का छोड़ के, बिना किसी वजह के निकाल दिया गया.
हाँ, तो ये और उसमें भी हमें बुला के कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं। एक दिन बस न्यूज़पेपर में नाम आया कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है, फ्रंट पेज पे, है ना। इनको बहुत पैसे दिए जा रहे थे, ये स्टेट कॉफर्स बर्बाद हो रहा था, आरएसएस के एजेंट हैं, ये वो करके उसमें अच्छा, बहुत, यस। सो दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि क्या हो सकता है पॉलिटिक्स में, और उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है रियलिटी से। तो दैट केम एज अ शॉकर। मुझे लगा कि यार इन लोगों को तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं सब कुछ छोड़ के आके स्टेट की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ कुछ अच्छा, और ये तो मुझे ही गाली दे रहे। देन इट वाज अ टेन्योर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर मी। मैं 2-3 महीने बस बैठ कर सोचता है ना कि करूँ क्या लाइफ में, दिखा कि कॉरपोरेट में वापस जाऊंगा तो आई विल बी डिससैटिस्फाइड ऑल माई लाइफ। इट विल फील लाइक अ कॉम्प्रोमाइज़, हमेशा लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। उसी तरह के रोल्स में फिर दूसरे स्टेट में जाने का मन नहीं था, मन उचट गया था इस तरह के दोज एडवाइजरी रोल्स से। देन थोड़ा सा लगा कि जो कुछ भी हुआ है उसका कोर पॉलिटिक्स है। जो डिसीजन था हमें लाने का उस स्टेट में, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट था, किसी पॉलिटिशियन ने लिया था कुछ सोचकर, और जिसने हटाया उसने भी, वो भी किसी पॉलिटिशियन ने लिया कुछ सोचकर। ब्यूरोक्रेट्स बस, जो इनफैक्ट ब्यूरोक्रेट साथ में भी थे कुछ, मेरे बॉस ब्यूरोक्रेट थे इनफैक्ट, तो वो लोग बस जब शुरू में हम आए तो खुश थे, और जब हम जा रहे थे तो दुखी थे, वो भी हेल्पलेस थे। तो इट फील्ड लाइक ब्यूरोक्रेसी भी हेल्पलेस है। सो द इंटायर नैरेटिव, इनिशिएटिव, डायरेक्शन, वो सिर्फ पॉलिटिशियन सेट करता है। आपने सोचा कि सीधा वहीं पे जाके बैठा जाए? हाँ, तो मैंने कहा जब सेट ये लोग कर रहे हैं, तो दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा इन्हें कोई। तो अगर उसमें, एंड बॉम्बे से आने का भी सबसे पहला इंटेंट वही था कि चेंज लाना है, तो आप भाग नहीं सकते उससे, भाग नहीं सकते। तो अब चेंज लाना है तो फिर उसी में जाना पड़ेगा जहाँ से चेंज लाया जाता है, ठीक, राइट। एंड दैट वाज द पॉइंट आई डिसाइडेड कि आई एंटर पॉलिटिक्स। थोड़े बहुत कनेक्शंस बन गए थे छत्तीसगढ़ में रहने के कारण, तो वहाँ से मैं दिल्ली ऑफिस आया बीजेपी के, वहाँ एक बहुत सीनियर लीडर है, उनसे मिला, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम अपने होम स्टेट वहाँ झारखंड चले जाओ, वहाँ पे स्टेट में एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन मंत्री जिन्हें कहते हैं, वो एक तरह से संगठन के गार्जियन की तरह होते हैं स्टेट्स में। तो वहाँ पे आप चले जाओ, उनसे मिल लेना, एंड काम स्टार्ट करो, शुरू करो कुछ काम। वर यू बीइंग गिवन अ सैलरी? नो, नॉट एट ऑल। You don't get paid? No, Really? no, yeah. Then how do you sustain Again, yourself? that's again a big entry barrier in politics. हाँ, तो you're expected generally कि आप आओ, काम करो, but you cannot expect things in return, अच्छा। right? तो उसे actually सेवा का, तो उसे सेवा ही मान लो आप। and इस entry barrier के कारण मुझे लगता है ज़्यादातर लोग और नहीं आ पाते हैं, because for people जिनके पास कोई ऐसा financial bandwidth नहीं है, पेरेंटल इनकम या क्या उसको जो फैमिली इनकम नहीं है, अगर उनको पॉलिटिक्स में आना है और अगर आप you're not paying them anything, तो उनको फिर या तो कोई गलत माध्यम चुनने पड़ेंगे सर्वाइव करने के लिए, या तो फिर उनको कोई प्रोफेशनल माध्यम चुनना पड़ेगा। पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब, या जो भी आप बोल लें। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सस्टेन योर सेल्फ इन पॉलिटिक्स विदाउट एनी रॉन्ग मीन्स, which is the worst part. The worst part. Yeah. So you were sent to Jharkhand. तो कोई भी जब पॉलिटिक्स स्टार्ट करता है, आप पॉलिटिशियन बन गए उस दिन से, है ना? यू आर नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ बीजेपी, यू आर नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Yeah. तो क्या कर रहे होते? What are you doing during the day? What exactly are you doing? So it depends. जैसे आप जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो there's a certain टीम हर लेवल पे जो होती है, राइट फ्रॉम जो टॉप की आप टीम देखते हैं हमारी नेशन की, स्टेट में भी वैसी उसका एक रेप्लिका होता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में होता है, वैसे ब्लॉक्स में होता है, वैसे फिर पंचायत लेवल पे होता है। तो मैं स्टेट टीम का एक हिस्सा हूँ, एंड आई लुक आफ्टर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड इलेक्शन मैनेजमेंट। ओके। चुनाव प्रबंधन विभाग ही होता है, उसका कन्वीनर मैं स्टेट में हूँ झारखंड में। जो काम होता है आपका, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। बीजेपी जैसी पार्टी में there's a lot of ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, संगठनात्मक काम हम उसे बोलते हैं, वेलफेयर के काम। सो फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी में हमारे यहाँ सेवा सप्ताह होता है, तो इट्स अ वीक लॉन्ग प्रोग्राम्स, जिसमें एक दिन ब्लड डोनेशन हो गया, एक दिन सफाई अभियान हो गया, एक दिन रीचिंग आउट टू वैसे लोग हो गया जिनको आप बोलते हैं कि समाज से वंचित हैं, पिछड़े हैं। तो इस प्रकार के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ईयर अराउंड चलते रहते हैं, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव रखते हैं, एंगेज्ड रखते हैं, सोसाइटी से कनेक्टेड रखते हैं, यू आर विजिबल अमंग एवरीबडी। सो दैट्स द प्राइम एम। और ऑफ कोर्स जब इलेक्शंस आते हैं तो हम लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट हो गया।
एज अ पॉलिटिशियन अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, दिस टू आर वेरी सेपरेट. सो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है डज नॉट नेसेसरली मीन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी है. अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो आपको एक ग्राउंड भी अपना बिल्ड करना पड़ेगा साथ साथ में. उस ग्राउंड को बिल्ड करने के लिए आपको इंडिविजुअल तौर पे उस एरिया में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ सबसे कनेक्ट करना होगा. वोट बैंक. Sorry? Vote bank. Yes, you have to create your vote bank. People who would vouch for you, who will vote for you when you मतलब जब भी आप तय करो कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, राइट? वो एक दिन में नहीं हो सकता. सो देन वो सोशल ऑब्लिगेशंस, लोगों से मिलना जुलना, हर छोटे ऑब्लिगेशन पे जाना, छोटी मोटी चीज़ों में मदद करना, छोटे मोटे चीज़ों में हेल्प करना, यू नो, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के अराउंड उनको मदद करना. तो इस तरह की चीज़ें, अगेन दैट्स द इलेक्टोरल पार्ट ऑफ इट. सो ये दो ब्रॉड एरियाज है जिसमें पॉलिटिक्स में यू आर एंगेज थ्रू आउट योर डे, एंड बोथ ऑफ दीज आर वेरी वेरी intensive, time consuming, demanding jobs. So and hence we say कि being a politician is a full-time job in itself. ठीक है. So out of the two, you are in election management. I'm currently in both. Oh, I see. Yeah. So you're also building a vote bank alongside. I think so. Again, that's a very good question. I think if you say you are a politician and you do not intend to fight elections, you're just fooling yourself. अच्छा. अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं तो आप फिर साइडलाइन वाले पॉलिटिशियन हैं. दैट्स नॉट the main game. No. Because the final intent of being a politician, as I understand, is to be able to reach a point wherein you can influence laws and policies and directions. वो आप एक लॉ मेकर बन के ही कर सकते हैं. ठीक बात है. एंड टू बी अ लॉ मेकर आपको इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे, किसी भी लेवल पे आप लड़े, पंचायत पे ही लड़िए लेकिन लड़ना पड़ेगा आपको. तो लॉ मेकर बनने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको ग्राउंड तैयार करनी पड़ेगी. और ग्राउंड तैयार करने के लिए आपको नैरेटिव चुनना पड़ेगा. नैरेटिव तो मेरे ख्याल से उसके थोड़ी देर बाद भी आ जाएगा. बेसिक कम से कम आप काम शुरू करें जहाँ पे भी आप रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसके आसपास कम से कम आप कुछ कर पा रहे हैं या नहीं, लोगों से मिलना जुलना, छोटी चीज़ों में मदद करना, या जो भी आपका पैशन है. एट द वेरी लीस्ट पीपल शुड नो यू. एग्जैक्टली, एंड फॉर द राइट रीजंस. वो भी इंपॉर्टेंट है. राइट, सही बात. सो आप अपने आसपास क्या करें फॉर एंड बिकॉज लेट्स से आप ये नहीं बोल सकते. फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स इज अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, राइट? तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं वेट कर रहा हूँ कि जब मैं उस पोजीशन पे पहुंचूंगा तब कुछ इन्फ्लुएंस करूंगा, चेंज करूंगा. तो वहाँ पे पहुंचने में तो 20 साल लगने वाले हैं, मान लीजिए एवरेज एक लेके चलते हैं. तो 20 साल तक मैं ये नहीं बोल सकता ना कि अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उस पोजीशन में पहुंचने के लिए, तब मैं कुछ करूंगा. अच्छा, 20 साल बाद ये नहीं बोल सकते कि 20 साल से मैं इंतजार ही कर रहा था. सो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट इज इट दैट वी आर एबल टू डू, लिमिटेड मीन्स में, हमारे लिमिटेड कैपेसिटी में जो भी है, वो अगर मैं अभी कर पा रहा हूँ तो बेसिकली जैसे हम बाकी में बोलते हैं ना, यू नो, एडमिशन प्रोसीजर्स में, कि मैं अपना इंटेंट दिखा रहा हूँ, इसी को मैं बड़े में और रेप्लिकेट कर पाऊंगा. राइट, सो दैट यू हैव टू डू ऑन द ग्राउंड. तो आप कहाँ से करेंगे ये? और आपका इंटेंट क्या होगा? सो आई स्टे इन रांची. रांची इज़ माई होम टाउन. और मैं अभी जैसे मैंने क्या, आई एम इन टू पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स, राइट? जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ अपने आसपास ही, मिलना जुलना, वो छोटे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना, यू नो, ब्लॉक में कुछ ज़रूरत पड़ गई, थाने में कुछ ज़रूरत पड़ गई, हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ गई, कि स्कूल में एडमिशन में ज़रूरत पड़ गई, ये छोटे छोटे काम होते हैं. दैट विल कीप कमिंग टू यू. इनिशिएटिव के तौर पे वी रन दिस प्रोग्राम कॉल्ड, सो 2 साल पहले इनफैक्ट एक सर्टन दिन मुझे लगा, ये क्वेश्चन मुझे भी आया कि यार मैं वेट करता रहूँ क्या कुछ पोजीशन में पहुँचने का, तब मैं कुछ करूँ. देन आई सेड अभी कम से कम कुछ तो छोटा मोटा कर ही सकते हैं. तो एक संडे को मैं अपने घर के पास, एक टोला था विच इज़ ज़्यादातर वहाँ पे आदिवासी फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ पे जाना कि मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. एक संडे को शुरू में 15 बच्चे थे, फिर वो 20 हो गए, 30 हो गए, फिर वो एक सेंटर से दूसरे टोले वाले आ गए, बोले हमारे यहाँ भी पढ़ा दीजिए, तो दूसरा सेंटर चालू हो गया, फिर तीसरा चालू हो गया, कुछ और वॉलंटियर साथ में जुड़ गए. तो नाउ इट हैज़ बिकम अ कंप्लीट मूवमेंट इन इटसेल्फ. वी कॉल्ड इट कर्तव्य पथ, एंड वी रन नाउ 5 सेंटर्स. उसमें 200 बच्चों को हम लोग हर एक संडे को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं. दैट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. तो मैं कल नहीं था रांची में, फिर भी वो प्रोग्राम चला. इनफैक्ट वी सेलिब्रेटेड आवर 2nd एनिवर्सरी. अच्छा, राइट. तो दैट्स द टाइप ऑफ वर्क यू हैव टू डू. अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन. अगेन दूसरे का देख के आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पैशन नहीं आएगा. मुझे शायद पढ़ाने में पैशन आता है क्योंकि आई हैव बीन कनेक्टेड टू दैट फील्ड, बिकॉज मुझे वो पावर ऑफ एजुकेशन दिखता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग योर लाइफ. किसी और को कुछ और दिखता होगा. तो आपको जो भी पैशन लगे जिसमें वो करिए, मेरे ख्याल से दैट्स द बेस्ट वे.
बट यू नो व्हेन इट कम्स टू द ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन का और हर एफर्ट का ऑब्जेक्टिव सा होता है कुछ, और वो ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि मुझे इलेक्शन जीतने हैं, बिकॉज अगर मैं जीतूंगा नहीं तो मैं लॉ मेकर बनूंगा नहीं, तो उसके लिए ये वाला नैरेटिव विल इट वर्क, एजुकेशन वाला? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे बहुत अक्सर क्लोज फ्रेंड्स पॉलिटिक्स में जो हैं वो भी पूछते हैं कि यार ये सब बहुत ना काम नहीं करता है, यू नो। अब कास्ट की बात करोगे वो तो बढ़िया चलेगा, एकदम सबको रेजोनेट भी करेगा। बट आई थिंक अगेन मेरा पर्सपेक्टिव उस पर यही है कि अगर आप वही करोगे जो बाकी सब कर रहे हैं, तो आप वो 1,000 लोग ऑलरेडी वहाँ थे, तो 1,000 एक बार नहीं चाहिए। सही बात है। तो डोंट डू द सेम थिंग दैट ऑलरेडी सो मेनी पीपल आर डूइंग। सो कम से कम व्हाट आई फील वेरी पैशनेटली अबाउट, जो करके मुझे अच्छा लग रहा हो, जो मेरे को लगे कि थोड़ा कठिन रास्ता है लेकिन अगर इससे मैं सक्सीड होगा तो मुझे खुशी होगी, तो वी शुड रादर डू दैट, ओके। राइट? एंड मे बी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मे बी बहुत सारे लोग जो आए वो कास्ट का नाम लेके वो सक्सेसफुल हो गए पॉलिटिक्स में, तो हम उनका एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। अगर, एंड दिस इज अ क्वेश्चन, अगर आप इस रास्ते से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सोचिए आप कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट करेंगे। जरूर। राइट? सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू सेट द राइट एग्जाम्पल्स इवन इफ वी फेल। ठीक है, तो 5 सेंटर्स चल रहे हैं, जस्ट टेकिंग दैट एज एन एग्जाम्पल। और भी लोग होंगे ग्राउंड पे जो ऐसे कुछ ना कुछ अपने पैशन के एरियाज में काम कर रहे होंगे। आपने एजुकेशन चूज किया, Correct. अब ऑब्वियसली उसके लिए फंड्स लगते हैं टू रन दी सेंटर्स, Yeah. टू Yeah. यू नो हर चीज़ में यू हैव टू स्पेंड टू गेट रिसोर्सेज टू हायर प्रोफेशनल्स। तो डज द फंड कम फ्रॉम बीजेपी? नो नो नो, दैट्स माई प्राइवेट इनिशिएटिव। अच्छा। हाँ, तो व्यक्तिगत है उसका, पार्टी, यू नो। अच्छा। नो नो नो, नॉट एट ऑल। So, does the BJP give you any money for doing work when तो कुछ ऑर्गेनाइज करना है सपोज, तो उसके लिए वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, टेंट एंड एवरीथिंग, तो who pays for it? So the problem is it's so informal. It's मतलब no. The answer is no, right? You have to manage. How do you manage? That's the answer. अच्छा। So when you come into politics, that's the basic understanding कि आप manage करो। आप मैनेज करो। हाँ। अरे अच्छा, चलो। तो द बीजेपी itself is a rich organization. How much money do they have? How much wealth? And I don't remember the last exact amount. जो अपने फंडिंग्स होती है, हर एक पार्टी आर फंडेड बाय डोनर्स, राइट? नंबर्स मुझे याद नहीं है, आई वुड बी रॉन्ग टू से एग्जैक्टली क्या नंबर्स है। आई थिंक इट्स इन सम 1,000 crores. अच्छा। Yeah. ओह, एंड दे ऑल कम फ्रॉम डोनेशंस। तो अगर वो आपको Mostly इन कामों donations. के लिए नहीं दे रहे तो फिर क्या कर रहे हैं वो 1,000 करोड़ का? ओके, सो इंडिविजुअली किसी को कुछ काम के लिए नहीं दे रहे हैं, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल काम है जिसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग। सो फॉर एग्जांपल, इलेक्शंस का तो अपना खर्चा है जो बहुत बड़ा खर्चा है, सबसे मेजर खर्चा है। दूसरा, नॉर्मल डेज में इफ देयर आर प्रोग्राम्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड एट अ सर्टेन स्केल, तो उस पर ऑर्गेनाइजेशन खर्च करेगी। ओके। तो एक व्यक्ति को नहीं देगी, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप पूछ रहे हो अटेंडमेंट, तो हाँ उसमें जाएगा वो पैसा, राइट? फिर छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप व्हीकल्स रन कर रहे हो, यू नो, यू ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, यू नो, यू आर ऑर्गेनाइजिंग लॉजिस्टिक्स ऑफ इंटायर बिगर प्रोग्राम्स, तो उन चीज़ों में बहुत सारे खर्च होते हैं। तो व्हाट अबाउट प्रमोशंस? अब अगर सपोज आप यू वांट टू राइज Yeah. अबव द रैंक्स, तो कौन राइज करेगा और कौन डिसाइड करेगा कि कौन राइज कर रहा है? ओके, सो जैसे आप काम करना शुरू करते हैं किसी भी एक सर्टेन लेवल पे, यू कीप ऑन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशनल कामों में, आप दिखाते हैं कि मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, यू नो, कमिटेड टू द पार्टी। तो हर 3 साल में बीजेपी की एक नई टीम बनती है, यू नो, अ न्यू प्रेसिडेंट गेट सेलेक्टेड। अगेन सेंटर पे भी वही होता है, स्टेट में भी वही होता है, डिस्ट्रिक्ट में भी वही होता है, और फिर वो ब्लॉक तक चला जाता है। तो हर 3 साल में एक नई टीम बनती है, जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं उनका, वो फिर अपनी नई टीम बनाते हैं, राइट? सो इफ़ यू हैव बीन वर्किंग वेल, दिख रहा है कि यू नो ही इज ऑफ सम गुड यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल ट्राई एंड पिक यू अप फॉर देयर टीम्स, राइट? बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि अपना टीम अच्छा रहे और काम अच्छा रहे, तो फिर आप वो पिक होते हो। अगेन कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, इट इज़ मोर अबाउट आप करते रहो, विजिबिलिटी रहेगी करते करते, यू नो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जनरली करते रहोगे तो देर सवेर वो हो जाता है। अच्छा। Yeah. तो इट सीम्स दैट मेरिट इज नॉट द थिंग दैट दे आर फोकसिंग ऑन ओनली, क्योंकि ऐसा तो देर इज नो एंट्री अकॉर्डिंग टू मेरिट, और उसके बाद प्रमोशंस भी आर बेस्ड ऑन जस्ट सब्जेक्टिव सेंस कि भाई ये अच्छा है और इसको ले लो। ऐसा नहीं है कि मेरिट पे नहीं देख रहे हैं, बट एज आई सेड देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? मेरिट भी एक फैक्टर। सो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, काम डिलीवर कर पा रहे हैं, समय दे रहे हैं, कमिटेड हैं, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
बट देयर कुड बी अदर फैक्टर्स एज वेल, बिकॉज टीम की लिमिटेड साइज होती है, अब उसमें 20 ही लोग रहने हैं, राइट? सो एवरीबडी कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन दैट टीम. तो एक अदर फैक्टर से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे से जस्ट स्ट्रक मी इन दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. यू आर मेंबर ऑफ बीजेपी, मेरिट एक अलग चीज़ हो गई, कैपेबिलिटी एक अलग चीज़ हो गई. व्हाट अबाउट द आइडियोलॉजी? हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट इन सिलेक्शन? हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट इन प्रमोशन? और क्या कहीं पर कुछ रूल्स लिखे हैं कि इसके बाहर नहीं जाना है आपको? दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू और से टू बी अ मेंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ अंडरस्टूड है कि कोई अगर किसी भी पार्टी में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी में आ रहा है, तो एक सर्टेन आइडियोलॉजिकल कनेक्शन होगा तभी आ रहा है. अच्छा. मतलब ये अंडरस्टूड है, मतलब जनरली मान के चलेंगे ऐसा. सो नाउ देयर आर सम, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, बट इतना ब्रॉड तो है कि अगर आप उस पार्टी में हैं तो उसके आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं. You would not publicly again go out of, go out and let's say criticize your own party's policies. And while some of the people may say कि नहीं तुम्हारी पार्टी गलत कर रही है तो तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? No, that's not how organizations work. And I ask them a very simple question. Even my corporate friends, मैं बोला तुम पेप्सी में काम करते हो, कभी खुल के बोला कि पेप्सी की ये पॉलिसीज, यहाँ पे फैक्ट्रीज थी, यहाँ पे कंटामिनेशन हुआ है? कोई भी उठा लो कंपनी आप. Can you speak on that against your own company on social media? So why do you speak? Why do you then expect politicians to speak against their own parties? Now, जब पार्टी इतनी बड़ी होती है, lakhs and crores of members, तो कभी भी सारे लोग किसी एक चीज पर अग्री नहीं करेंगे. बट आप कोर पे कम से कम अग्री कर रहे हैं, और जिन चीजों पे आप अग्री नहीं भी कर रहे हैं तो इंटरनली आप डिस्कस कीजिए. अच्छा. इंटरनल पार्टी फोरम्स पे बात कीजिए. ठीक है. ट्राई टू क्रिएट अ कंसेंसस. बट या ब्रॉडली देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन कि we are aligned to this ideology. And what is this ideology? So आपने कहा कि अनस्पोकन है, अंडरस्टूड no, ही है. ideology is understood and unspoken also. So for BJP, we follow some very set principles of ideologies which have been given by our founder members जो हमारे थे पार्टी के. So one of these principles is called cultural nationalism. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम इसे बोलते हैं, which is a slight variation of nationalism, which is where we say as a nation we have to be proud of where we come from. And if we are to succeed as a nation, economically, on the world stage or wherever, that context cannot be missed. Okay. Right? So this is one of our stated principles. Where we come from. Yes. No nation state, इनफैक्ट इंडिविजुअल्स पे ही आप ले लीजिए, कोई भी इंडिविजुअल चाहे कितने भी प्रिविलेज्ड फैमिली में हो, रिसोर्सफुल हो, अगर आप उसका बेसिक कॉन्फिडेंस इस चीज़ से हिला दीजिए कि तुम्हारा मतलब वेयर यू कम फ्रॉम इज नो इम्पॉर्टेंट, तो उसका आप कॉन्फिडेंस देखिए इन एवरीथिंग. लेकिन इवन रिसोर्स क्रंच में कोई व्यक्ति अगर उसको अपने पास से, अपनी फैमिली लेगेसी से, वेयर दे कम फ्रॉम, इफ देयर इज अ सर्टेन प्राइड इन दैट, दे विल डू वेरी वेल. तो हम बात कर रहे थे कल्चरल नेशनलिज्म की, वेयर वी कम फ्रॉम, और आप यू वर हिंटिंग टू द नैरेटिव, आई थिंक, दैट हमारी कल्चरल आइडेंटिटी सिस्टमेटिकली इरोड करी गई है. ऑन दिस आई एग्री, एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस बुक. इन फैक्ट आई हैड अ पॉडकास्ट विद मीनाक्षी जैन मैम, द हिस्टोरियन, एंड शी इज रिटन दिस बुक हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट just before the podcast, and this book actually opened my eyes to the fact that the history that we have is much older and richer than we had been made to believe. Yes. And then there is the book that she wrote, which is this one. This book is The Flight of Deities and the Rebirth of Temples. Hard hitting book है, और पढ़ के मतलब the only emotion you will experience is anger. Yeah. इसको पढ़ के द इमोशन यू विल एक्सपीरियंस इज प्राइड. इसको पढ़ के द इमोशन यू विल एक्सपीरियंस इज एंगर, क्योंकि इसमें ये लिखा है और बताया है एविडेंस के साथ कि किस हिसाब से सिस्टमेटिकली इस्लामिक इन्वेडर्स ने सिस्टमेटिकली यहाँ का लैंडस्केप, जिसको कहते हैं ना नक्शा, बदल दिया, नक्शा ही बदल दिया. मंदिर तोड़ तोड़ के जहाँ तक हो सका वहाँ तक तोड़ा, और इस हद तक तोड़ा कि मूर्तियाँ जो मतलब पूजनीय हैं हमारे लिए, उनको फुटपाथ बना के, मतलब विद हेट्रेड एंड अ पैशन दे एग्जीक्यूटेड दैट एजेंडा. सो दैट एज फार एज दैट कल्चरल नेशनलिज्म इज गो, तो आई वुड से यस, ऑन दैट आई एम अलाइंड. तो एक तो चेक हो गया. Yes. So cultural nationalism is one of our very, very strong core values. Okay. One of the second core values, in fact, which one of our founder members, Pandit Deendayal Upadhyay ji, gave us, is called Antyodaya. Oh. Antyodaya means अंतिम व्यक्ति का उदय.
which is the person who's standing in the last line, right? जब तक उसको हम ऊपर लेके नहीं आएंगे तब तक वी कैन नॉट से दैट आवर कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड, आवर सोसाइटी हैज प्रोग्रेस्ड, राइट? नो, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स. एंड मैं अगर उस पार्टी का मेंबर हूं तो जनरली मुझे इन प्रिंसिपल्स में, जैसे आपने कहा, यू अलाइन विद कल्चरल नेशनलिज्म, आई अलाइन विद कल्चरल नेशनलिज्म, आई अलाइन विद अंत्योदय एज अ प्रिंसिपल, एंड हेंस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी. क्या आइडियोलॉजी और कल्चरल नेशनलिज्म में कोई फ़र्क है? एंड ऑल्सो दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एडमिटेडली, व्हाट वुड यू हैव टू से फॉर समबडी टू कम एंड से दैट यू हैव वायलेटेड कल्चरल नेशनलिज्म की पॉलिसी? नो, ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब सी अगेन, दीज आर कोर वैल्यूज. तो ऐसा डे इन एंड डे आउट ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हर चीज में, या इसी पे बात हो रही है दिन रात. व्हाट आई एम सेइंग इज, ये कोर वे में अगर आपको इससे अलाइनमेंट लग रहा है तो यू विल बी ब्रॉडली अलाइंड विद दैट पार्टी. तो डे इन एंड डे आउट आपको डिसोनेंस नहीं होगा. नहीं, वो तो है ही. करेक्ट. तो वो लगेगा कि मोटा मोटी इसके प्रिंसिपल से मैं सहमत हूँ. तो दैट कोर, आई थिंक रेजोनेंस विद दैट पार्टी इज इंपॉर्टेंट अगर आपको किसी पार्टी में रहना है, काम करना है, राइज करना है. अंत्योदय ऑल्सो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अग्रीएबल, बट इट्स अनदर वर्ड फॉर डेवलपमेंट ना, कि मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए. इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यस, सब लोग इंक्लूड होने चाहिए. Yeah. बट वो तो हर पार्टी का है. नहीं. सो हाँ, कहाँ डिफरेंस कौन आता है? पार्टी ऐसी है जो बोलेगी मेरा नहीं है ये? एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड आंसर. तो सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एज एन इंडिविजुअल पूछूं कि टेल मी 3 एडजेक्टिव्स दैट बेस्ट डिफाइन यू, राइट? तो आप कोई 3 एडजेक्टिव चुनोगे. हो सकता है उन 3 एडजेक्टिव में आप ऑनेस्टी नहीं चुनो. फॉर एग्जाम्पल आप कोई 3 और दूसरा चुन लो. ये नहीं है कि आप ऑनेस्टी नहीं चुनते, बट जो 3 आपने चुना वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे आपके लिए, एंड दैट शोज योर फोकस, राइट? तो बाकी भी जितने अच्छे एडजेक्टिव्स है, यू विल अलाइन विद ऑल ऑफ दोज 100 ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट आर वी वेरी क्लियरली सेइंग कि ये मेरी प्रायोरिटी है, वो डिफाइन करती है ब्रॉड आइडियोलॉजी. सो पार्टीज तो सभी बोलेंगे कि हम डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के लिए हैं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सिमिलर है. बट पहले 2 में, मैं पहले 3 में क्या बोल रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट शोज द फोकस अगेन. तो एज अ फोकस मैं बोल रहा हूं कि अंत्योदय मेरा फोकस है. तो एक बात बताइए, अब कल्चरल नेशनलिज्म तो हो गया हमारा वो, एंड मैं आई हैव नो हार्म इन, नो क्वाल्म्स इन एडमिटिंग कि हमारे कल्चरल नेशनलिज्म, अगर आप एंशिएंट उसमें जाओगे तो इट इज़ प्रिडोमिनेंटली हिंदू और प्रोटो हिंदू एंशिएंट हेरिटेज दैट वी कैरी, है ना, अप अंटिल द मिडिवल टाइम्स व्हेन द फर्स्ट इन्वेजन्स, सीरियस इन्वेजन्स हैपेंड. इन्वेजन्स पहले भी हुए थे फॉरेनर्स के, बट ऐसे हेट्रेड के साथ, एजेंडा के साथ नहीं, वो आके असिमुलेट हो गए. कुशान और हून्स बहुत सारे लोग आए, असिमुलेट हो गए, वैसे ही बस गए. बट जब मोहम्मद गोरी और गजनी की स्टार्ट हुई इन्वेजन्स, तो मतलब वो सिस्टमैटिक एक वो थी, एक एजेंडा के साथ, बड़े क्लियर माइंड्स के साथ वो लोग आए थे. कल्चरल नेशनलिज्म और अंत्योदय थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहे हैं आपको? अगर कोई बोले कि अंत्योदय में तो मुस्लिम्स भी हैं और हर कोई है, और कल्चरल नेशनलिज्म प्रिडोमिनेंटली गोज टूवर्ड्स और स्पीक्स टूवर्ड्स द हिंदू सेंटिमेंट, तो नॉट रियली. तो अब जब कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, 2 चीज़ों की बात करते हैं. एक, दो एंशिएंट कल्चर दैट वी आर कैरिंग. आप उसमें ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि उस समय हिंदूज ही थे. वॉट एवर बी द कल्चर देन, एंड मोस्ट ऑफ इट इज प्रीडोमिनेंटली हिंदू, एज यू सेड, और सनातन जो हम बोलते हैं, रादर देन हिंदू. उसमें तब तक बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब भी आ गया था, राइट? तो वो है नेशनलिज्म. आप क्या बोलते हैं, एज अ नेशन वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आइडेंटिटी, right? And why is that essential? Because for any society to flourish, or a group of people to do well, they should believe in one common cause. And nationalism is that glue that binds people. Achha, let me ask again. I understand the response, but should I be proud of the Islamic aggressors? Because that's very much part of my history, whether I like it or not. No, so again, see, Islamic aggression is something we have been very privy to. That's a very recent past. That's a medieval history for us. We are more of it, we know that. When you say cultural nationalism, you talk about things that are either hidden from us, not so well known to us, things that we should be rather proud of. Such as you pick up any fields in terms of, you pick up sciences as a field, the kind of pioneers we had in sciences. You pick up mathematics as a field. We had Aryabhat. You pick up the origin of religions like Buddhism, Jainism from here. You pick up our architectures and temples and, buildings and so on, of the forts in Rajasthan and so on. So intellectual, secular things which have nothing to do with religion.
So that's what I'm saying. So they were there and associated with a religion, but we are not saying it's the religion only. And till the invasions happened, you would also not hear, Hinduism being flaunted so, very prominently. It was more of it was a part of life. In fact, in most of the scriptures and ancient, texts that you read, anybody who's living on the other side of Sindhu River was called a Hindu. It was more of a geographical connotation than the religion itself. Correct. Right? So it was never us versus them or anything. It was a very, very combined entity. And anything that comes from that culture, we should be proud of. It's a very good response. Mrityunjay ji, I must compliment you on it because you distinguished the religion from cultural nationalism, which is important, which was something I deliberately inserted in that question. But you segregated that. It is also very important for the audience to realize that कि जिस कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं हम, इट इज़ नॉट प्रिडोमिनेटली ओनली रिलीजन. एक कल्चर है, वो कल्चर है भारतीय, है ना. और वो भारतीय नॉट नेसेसरली हिंदू. नो, अब देखिए ना, हम बुद्धिज्म को कितना सेलिब्रेट करते हैं, हम जैनिज्म को कितना सेलिब्रेट करते हैं जो तीर्थंकर से हमारे, और कितना कितना असिमिलेटेड है वो हमारे कल्चर में. सो अगेन इट वाज नेवर अबाउट रिलीजन इन इंडिया. वी हैव टू बी ऑनेस्ट, वी हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट सेकुलर पीपल ऑन अर्थ. नो डाउट अबाउट इट. इस बुक में इतना एविडेंस इन्होंने दिया है कि सेकुलरिज्म थी और टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी थी, और बहुत सारे लोग बाहर से आके यहाँ पे बसे हैं. और किसी ने क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म इम्बाइब करी, किसी ने बुद्धिज्म करी, किसी ने, बट जो भी था इंडिया था, भारतीय था, कोई फॉरेनर नहीं था जो यहाँ पर आके राज करने के लिए आया था. बट एनीवे, मूविंग टूवर्ड्स कंटेम्प्रेरी इशूज़, जिस कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वो इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स आता है. बट एक्चुअली में हमारी लेगेसी में सब कुछ अच्छा नहीं है. हमारी कल्चरल नेशनलिज्म के कुछ हिस्से आज तक हमें तंग करते हैं, और ये बुक आपकी बड़े अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी करती है. कास्ट सिस्टम एंशिएंट टाइम से आ रहा है, और परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर अ पॉलिटिशियन, क्योंकि इतना इमोशनली रेजोनेंट है, लेवरेज करते हैं उसको. हाईजैक इज़ द वर्ड आई विल यूज़. हाईजैक करके आप लोगों को सेंटिमेंटल कर सकते हो, उनको यू कैन राइल देम अप टू द एक्सटेंट दैट दे कैन किल ईच अदर, एंड यू कैन विन इलेक्शंस. And you have demonstrated how Lalu Prasad Yadav did it, and how various other people also continue to do it. My question is, how will you avoid this, and what will you do differently? कास्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एम्बेडेड, बहुत डीप सीटेड फीचर है इंडिया का. नॉट जस्ट बिहार और झारखंड वेयर आई कम फ्रॉम, बट एवरी स्टेट इन इंडिया, राइट? Even the most developed states, so-called developed states, when we talk about southern India and Tamil Nadu and so on, the caste is even as prominent there as in any other states. No doubt, no doubt. अब जो politics में होते हैं तो see, you're a part of the system, the people, you need the votes of the people, right? So sadly, I would say, and ये बोलते हैं, in a democracy we get the leaders we deserve, right? तो लोगों को जो पसंद आता है या वो जैसा चाहते हैं उन्हें वैसा ही मिलता है. सो यू विल हैव टू टॉक अबाउट इन सम सेंस, एंड देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिटिशियन which says a politician who says what everybody else is thinking, and that too in the loudest possible voice. So the moment आप एकदम ही कोई अजीब चीज़ पे बात करने लगते हैं, एकदम डिफरेंट, जिसका कोई लेना देने नहीं लोगों से, लेकिन आप कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बात करने लगेंगे कि हम लोगों पे मार्स पे अभी लाइफ ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल धरती खत्म होगी तो मार्स पे जाना पड़ेगा. आप समझाते रह जाइए लोगों को. लोगों की प्रायोरिटी नहीं है. ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया. मैं बेसिक एजुकेशन पे आ रहा हूँ. आप लोगों को जाके समझाना शुरू कर दीजिए कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे स्कूल चल रहे हैं, टीचर्स है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उस पर बात करना शुरू कर दीजिए. मे बी यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल. सो इट वर्क्स बोथ वेज. You cannot always hold the politicians only for cleaning politics. It is the voters also who are responsible for cleaning politics. But but the politicians hold the buttons to push. Nobody else has that privilege. Exactly. And hence I'm saying कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा नहीं रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिशियंस आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी. लेकिन मैं कह रहा हूँ वोटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिशियन मान लीजिए सबसे करप्ट ब्रीड है, एकदम होपलेस है, बट एज वोटर अगर हम लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए और हमने कहा कि नहीं चाहिए हमें ये करप्ट पॉलिटिशियन, तो देन उनको हमें अच्छे ऑप्शंस देने पड़ेंगे.
मुझे क्या लगता है ना मिथुन जी, फ्रैंकली बताऊँ आपको, मुझे लगता है दे आर जस्ट वे स्मार्टर देन द एवरेज वोटर, यू कांट बीट देम। Who, the politicians? हाँ, पॉलिटिशियंस जनरल बिल्कुल भी, मतलब नॉट पॉइंटिंग एनी टू, जनरली मुझे लगता है इतने हाई लेवल ऑफ आईक्यू और ईक्यू चाहिए उसमें, दे आर सो स्मार्ट कि वो कुछ ना कुछ ढूंढ के आपको वो कर देंगे जो आपके इमोशनली आपसे रेजोनेट करे। सो ठीक है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा इस पे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, सी इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। और आप देखेंगे ना, जैसे सोशल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेसेस होते हैं, 100 साल लग जाते हैं सोशल चेंजेस आने में, राइट। और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, आप यूएस आज भी स्ट्रगल कर रहा है ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक बात। कितना डेवलप्ड नेशन है, राइट। क्यों नहीं बदल पाया वो आज तक? Proper। बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज है, एंड हेंस आई एम सेइंग दोनों साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हम लोग बात कर रहे थे नए लोगों के पॉलिटिक्स में आने की, मे बी अगर क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है कि अगर मान लीजिए अभी 100 पॉलिटिशियंस हम बोल रहे हैं 100 बेकार है, 100 अगर अच्छे पॉलिटिशियंस आ गए तो क्राउड आउट हो जाएंगे बुरे वाले। तो वो एक तरीका है कि नए नए पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे हैं, इतने अच्छे आ जाएं कि बुरे वाले अपने आप क्राउड आउट होते जाएं। दूसरी तरफ से भी चेंज आना जरूरी है कि वोटर अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारे वोटिंग परसेंटेजेस होते हैं वो सबसे बुरे कहाँ पे होते हैं? शहरों में। बॉम्बे कभी 50% क्रॉस नहीं कर पाता है वोटिंग परसेंटेज। जब हम इतना बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं हमारा लीडर इलेक्ट करने का, तो फिर हम कोई इलेक्ट हुआ उसे गाली कैसे दे सकते हैं? हम तो इलेक्ट करने ही नहीं गए थे, राइट। तो दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट कैन नॉट बी वन आफ्टर द अनदर, इट विल हैव टू मूव पैरेलली। अगेन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, बट अच्छे से आपने बताया और बहुत अच्छे से सेग्रीगेट किया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज अ इंटरेस्टिंग फिनोमिना, बट लेट मी कम टू द ग्राउंड रियलिटी ऑफ कास्ट्स एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक। मुझे तो पता नहीं था, जैसे लाइक आई सेड, व्हाट आर दीज कास्ट्स एंड हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट। सो द अपर कास्ट अपेरेंटली आर भूमिहार्स, ब्राह्मण्स, कयस्थ्स और लालास और राजपूत्स। कायस्थ इज लालास, कायस्थ एंड लाला, एंड तो भूराबल या is the acronym use करो, है ना, and the slogan used was भूराबल साफ करो, and this was the narrative that was chosen by लालू प्रसाद यादव to make sure that upper caste को subjugate करा जाए। और उस subjugation में या उस humiliation में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें से कुछ बहुत हार्ड हिटिंग और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपने बताए। ऑब्वियसली एक एलिटिस्ट स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेसी, जो कि ब्रिटिश लेगेसी से है, और ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग आते हैं नॉर्मल से, तो उनको बेइज्जत करने की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आपने एक जगह ये भी लिखा है कि जो पान की थूक होती है उसको किसी चीज़ में वो थूकदान में, हाँ थूकदान, वो IAS ऑफिसर्स के हाथ में होता था और वो थूकते घूमते थे इसमें, हैं, एंड ही यूज्ड टू वेरी ओपनली इंसल्ट द सिविल सर्वेंट्स, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट इट वाज द रीजन ही केम टू पावर। बहुत हद तक उन्होंने इसी प्लैंक पे, आपने बताया अपने 2-3 चैप्टर्स में कैसे ही रोज टू पावर एंड हाउ एक्सपर्टली ही डिड इट। पहले थी शोमैनशिप और एक कमाल की एक ओरेटरी, हाफ स्टैंड अप कॉमेडियन, हाफ पॉलिटिकल दिस थिंग, जस्ट आई वुड से स्मार्ट एज हेल। IQ वुड बी ऑफ द चार्ट्स अगर कोई करेगा मेजर तो पहले स्टार्टिंग में अच्छा काम भी किया, एंड देन ही रियलाइज्ड। और फिर एक इन्होंने लाइन बोली जो कि मैंने मार्क करी हुई है, where he is commenting on power. लालू वुड क्विप, तुम हमको राजपाट सिखाओगे? गवर्नेंस से पावर मिलती है का? पावर मिलती है वोट बैंक से, पावर मिलती है पीपल से, क्या गवर्नेंस रटते रहते हो? He told this to Nitish Kumar, he said. What do you think about this? No, as you said, he is a very, very shrewd, I would say the word shrewd politician, the kind of politicians we have been talking about तब से। तो उनको पता था कि कैसे वो वोट बैंक का इस्तेमाल करके सत्ता में रहना है, उसमें उनको हराना बहुत मुश्किल था। और इनफैक्ट जो आपने कोट किया, बुरा बाल साफ करो, ये पूरा नैरेटिव, ऐसा कोई पर्सनल वेंजेंस नहीं होगा जो मेरी समझ है, वो इसलिए हुआ क्योंकि ही वांटेड टू क्रिएट अ डिवाइड, क्योंकि आप जब तक डिवाइड क्रिएट नहीं करोगे तब तक दूसरे लोग कंसोलिडेट कैसे होंगे? ठीक बात। तो किसी एक को विलन बनाना पड़ेगा। और उसमें कुछ सच्चाई भी थी, बिकॉज जो हमारे पावर स्ट्रक्चर्स थे वो ऐसे थे जिसमें जो अपर कास्ट थे उनके पास ज़्यादातर रिसोर्सेज थे, राइट। उस समय रिसोर्सेज ज़्यादा लैंड होते थे, तो ज़्यादा लैंड थे। अब उस लैंड पे काम करने वाले जो ज़्यादातर लोग आते थे या तो ओबीसी कास्ट से आते थे या दलित कास्ट से आते थे, बहुत ऑपरेशन भी था, जो अपने कास्ट स्ट्रक्चर्स थे। तो उसको उन्होंने बहुत मास्टरफुली यूज़ किया। उन्होंने कहा कि अब इन लोगों ने तुम्हारा अत्याचार, प्रताड़ना की है तुम्हारी, तो अब हम इनकी प्रताड़ना करेंगे, राइट। तो बहुत क्लियरली उन्होंने वो डिवाइड क्रिएट कर दिया कि ये वो दुश्मन है, देख लो, और तुम लोगों को अगर अब सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो मैं तुम्हारा मसीहा हूँ।
तो चूज मी एट द किंग, राइट? एंड ही वॉज एबल टू क्रिएट दैट डिवाइड, ही वॉज एबल टू क्रिएट दैट कॉन्सॉलिडेशन। बहुत स्पेसिफिकली सारे कास्ट को भी इनफैक्ट उन्होंने कंसोलिडेट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि 30-35% वोट बैंक कंसोलिडेट करना इज मोर देन एनफ टू बी इन पावर। तो उनका खुद का कास्ट जो यादव से बिहार में करीब 14% है, जो मुस्लिम से अगेन 14-15% है, तो 30% तो ऐसे ही हो गए, राइट? और थोड़े बहुत अलग कास्ट के टुकड़े टुकड़े भी हम मिला लीजिए तो इट्स अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन टू बी इन पावर, राइट? तो ही डिड दैट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, और उन्होंने सही कहा, वो गवर्नेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप कुछ भी करेंगे वो आप ही को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि यही हमारा मसीहा है। देयर इज अ वेरी गुड कोट विच सेज, हिंदी में कहते हैं कि वो जो कुल्हाड़ी थी वो पेड़ को काटती रही, और वो पेड़ कटता रहा क्योंकि पेड़ को लगा कि कुल्हाड़ी में जो लगी हुई लकड़ी है वो तो अपने ही जात की है। सही बात है। एक मैंने तो एक आर्ग्यूमेंट और भी सुनी है गवर्नेंस ना करने की। मैंने ये सुना और पढ़ा, एक अच्छे क्रेडिबल सोर्स है, कि जब आप अच्छी गवर्नेंस करते हो, लोगों को अच्छी सर्विस मिलती है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं। एक्सपेक्टेशंस डोंट रिवर्स, एक्सपेक्टेशंस ओनली इंक्रीज। देयरफॉर इट मेक सेंस टू मेक श्योर कि वो ऑस्टेरिटी में रहें। कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे तो और ज़्यादा मांगेंगे वो। दैट्स अ गुड आर्गुमेंट, या। एंड इट इज़ ट्रू, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट बॉदर्स मी। सच है, क्या कोई भी इंसान एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नीचे जाके खुश है? नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। ऑफ कोर्स वो जैसे जैसे आप मिलते जाएंगे, इनफैक्ट बिहार में ही आप देख लें, जब नीतीश कुमार पहली बार पावर में आए 2005 में, और 2005 से 10 के बीच उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत हद तक सुधारा, उन्होंने रोड्स पे बहुत काम किया, सड़कों का एकदम जाल बिछाया, इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम किया। बिहार के ज़्यादातर गाँव में था इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, पहुंच गई, और उनको ज़बरदस्त मैंडेट आया, राइट, 2010 में। लेकिन उसके बाद फिर लोगों का डिससेटिस्फैक्शन से बहुत राइज कर गया, क्योंकि उसके बाद करने के लिए कुछ चीज़ें, जो बेसिक वाली चीज़ें उन्होंने कर दी थी वो थी नहीं। देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर जॉब्स एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स, जो वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो द डिससेटिस्फैक्शन हैज केप्ट ऑन राइजिंग। मे बी ही डिड नॉट डू व्हाट लालू प्रसाद ऑलरेडी डिड। जॉब्स का जहाँ तक बात है, उसमें भी बड़ा सही एक तरीका है। आप जहाँ पे कास्ट नहीं चलती, वहाँ पर आप कास्ट को लेकर रिजर्वेशन यूज़ कर लो। बहुत सही फॉर्मूला है। रिजर्वेशन मंडल कमीशन की उन्होंने कर दी लागू, और तब से लेकर अब तक वो चल ही जा रहा है। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसका बहुत उभार हो गया। इट डजंट सीम टू हैव हेल्प द पीपल जिसके लिए वो इंटेंडेड था। अल्टीमेटली वो अब्यूज़ ही हुआ। तो आपका रिजर्वेशन पे क्या ओपिनियन है? बहुत ट्रिकी टॉपिक है रिजर्वेशंस। अगर आप देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, तो उसमें बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुए रिजर्वेशन पे, राइट? इनफैक्ट नेहरू अगेंस्ट रिजर्वेशन, दैट्स स्टेटेड, ही सेड दैट इट इज अगेंस्ट एफिशिएंसी एंड मेरिट, राइट? बट लार्जर ग्रुप जो था वो, एंड बिकॉज इट हैज़ बीन अ फैक्ट, ये फैक्ट है हमारे रीसेंट हिस्ट्री का, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। करेक्ट। तो उनको अगर आपको जोड़ना है मेन स्ट्रीम से और उनको लाना है उस स्तर पे, यू विल हैव टू हैव सम अफर्मेटिव एक्शंस। अब अफर्मेटिव एक्शंस के तौर पे रिजर्वेशंस आए। सबसे पहले एससी और एसटी रिजर्वेशंस आए। रिजर्वेशंस में भी दो साइड ऑफ रिजर्वेशंस, एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, जब आप लोकसभा विधानसभा में चुनाव लड़ते हो तो सीटें रिजर्व है, एंड दूसरा है द सोशल साइड ऑफ रिजर्वेशन विच इज जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। आई थिंक इट हेल्प्ड, कम से कम एससी एसटी पॉपुलेशन को आप देखेंगे। एंड देन 90 में है ओबीसी रिजर्वेशन, बिकॉज देयर वाज अगेन दिस रिपोर्ट बाय द मंडल कमीशन जो 1980 में ही आया था, विच सेड कि देश की 52% जो आबादी है वो ओबीसी कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्तर है वो अपर कास्ट से अभी भी काफ़ी पीछे है। सो दे नीड सम अफर्मेटिव एक्शंस, राइट? और ये फिर 10 सालों तक इस पर कुछ हुआ नहीं। फिर वीपी सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हमें ये लागू करना चाहिए। उसके भी अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस थे। वीपी सिंह एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे। उसी समय देवीलाल जो अपने हरियाणा से आते हैं, उनसे उनकी बहुत ओपनली अनबन चल रही थी। तो उनको लगा, और जो एक वोट बैंक जनता दल का था उसको अजगर बोलते थे, द एक्रोनिम इज अजगर, व्हिच इज अहिर, जाट, गुज्जर, राजपूत। तो वो वोट बैंक फिसलता हुआ दिख रहा था अपने हाथ से ने। तो उनको वीपी सिंह जी को लगा कि कोई एक ऐसा सॉलिड वोट बैंक अपने को चाहिए जो अपने पीछे खड़ा रहे चाहे कुछ भी हो, राइट? एंड देयर ही थॉट द मंडल कमीशन वाज अ गुड टूल, राइट? एंड ही इम्प्लीमेंटेड इट, एंड एक वो एक्चुअली बैकवर्ड्स के मसीहा बने। नाउ द इंटेंट वाज वेरी गुड, बट जैसे आपने कहा
बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे बिहार में लालू ने, उन्होंने उसको अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो उसके बाद हर स्पीच में उनका वुड रोटेट अराउंड मंडल। लागू तो सेंट्रली हुआ है वो, तो ऐसे भी हर जगह होना है, बट उन्होंने उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया कि जैसे दिस इज समथिंग विच आई एम गिविंग यू, ये मेरा दिया हुआ है, मेरा करा हुआ है। इनफैक्ट वो अपनी बायोग्राफी उनकी है गोपालगंज टू रायसीना, उसमें लिखते हैं कि मैंने बोला था वीपी सिंह जी को लागू करने के लिए, और इसलिए हुआ वो लागू ना। उसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटीज में जब आप जाएंगे तो ओबीसी एज अ कास्ट ग्रुप होमोजेनस नहीं है ना, उसमें 100 कास्ट हैं। अब उस 100 कास्ट में भी देखेंगे, जो आप टॉप के 3-4 कास्ट हैं और बॉटम के 3-4 कास्ट, उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, हर चीज़ में, राइट। तो जब आप उस पूरे 100 कास्ट को ग्रुप करके एक कोटा देते हो, तो क्या होता है कि ज़्यादातर उसमें से जो कोटा होता है वो अपॉर्चुन्ड हो जाते हैं जो टॉप के 5-10 कास्ट हैं, वो बाकी के 90% फिर से छूट ही जाते हैं, राइट। और इसीलिए इनफैक्ट जब ये रिजर्वेशंस आ भी रहे थे मंडल कमीशन के, तो कुछ लोगों ने उसमें कहा कि इसको एक बिहार फार्मूला के तर्ज पे लागू किया जाना चाहिए। बिहार फार्मूला दिया था कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में। यस, इसमें 2 कैटेगरीज थे। उन्होंने कहा कि ओबीसी होमोजेनस नहीं है, उसको भी बांटना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, अदर बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, सो दैट दोनों को मिल पाए। लेकिन लालू डिड नॉट वांट दिस, बिकॉज ही थॉट कि जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा, सही बात, राइट। और इनफैक्ट 15 सालों तक उन्होंने बाइफर्केशन नहीं किया। वो फिर बाइफर्केशन नीतीश कुमार जब पावर में आया 2005 में, तो उन्होंने वो बाइफर्केशन किया ओबीसी और ईबीसी का, एंड दैट रीप्ड अनदर सेट ऑफ वेरी गुड बेनिफिट्स। सो दैट आई वुड से इज अ वेरी वेरी गुड पॉलिसी, अगर आप सोशल अफर्मेटिव एक्शंस की बोलते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशंस एक्सट्रीम नीड ऑफ द आर, बिकॉज यू वुड वांट ऑल पीपल टू बी इंक्लूडेड। आइडियलिस्टिकली आप देखेंगे तो देयर हैज टू बी सम अदर मैकेनिज्म्स आल्सो, ताकि इन एन आइडियल वर्ल्ड उसकी जरूरत ही ना पड़े। सो टू सपोर्ट एट दी वेरी बेसिक्स, अगर आप प्राइमरी एजुकेशन से ही उस प्रकार के सपोर्ट देने की शुरू कर दें, राइट, कि जब तक वो बच्चा स्कूल पास करे, कॉलेज के जाने को, तब तक इतना काबिल खुद ही हो जाए कि शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जब तक वो नहीं हो पाएगा, तब तक यू विल हैव टू हैव सम अफर्मेटिव एक्शंस। Affirmative actions. So, if you come to power and if you become the chief minister, will you support reservation? Again, the principle remains the same. If there, and this will apply across, if there is a certain section of people who are still not at par with other groups, socio-economically, representation wise and all, तो आपको कुछ affirmative actions देने पड़ेंगे, and the reservation is the quickest way to do that. Even if it means that there is a division in society because of that. See, no, the problem is you will have to accept the harsh reality. Harsh reality ये है कि वो division already है, right? हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, वो सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, रिप्रेजेंटेशन में वो इनइक्वालिटी दिख रही है। अगर आप उस इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो देन आप इनफैक्ट एक लार्जर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि जब वो लोग अपना हक मांगने आएंगे, दे विल बी मच मोर मिलिटेंट। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिवली वो दे रहे हैं कि वी रियलाइज कि ये गैप है और हम प्रोएक्टिवली इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल सी दैट एफर्ट। तो डिवीजन को डिनाई करके हम शायद ज्यादा बड़ा डिवीजन क्रिएट कर देंगे। So you are going to be a great politician. आपके रिस्पॉन्सेस सारे ही बहुत अच्छे हैं. They are actually good, and you are able to bring a new perspective in questions which don't seem to have any perspectives. So you are definitely cut out for it. And if you are really true to what you are saying, then you have my support for it. Thank you. And all the best for this career जो आपने अभी चुना है. आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी और आपने और भी इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब दिए उनके. आई होप दिस रियली helps bring politics to the mainstream. I hope so. I would say that's my life goal now. Yes, and it's my privilege to actually bring it forth through this platform. Yeah, very very thankful to you for having such a for asking wonderful questions, because वो responses निकालने के लिए भी the questions have to be that intelligent. I appreciate it. I think the questions were wonderful, और वो शायद मुझे भी नहीं पता था कि मेरे response ये वो अपने आप निकलते गए. नहीं, वो तो फिर talent है आपका, है ना? आप बिल्कुल सही लाइन में गए. Thank you मृत्युंजय जी. Thank you so much. बहुत मजा आया. Thank you. Same here. Thank you.